हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रद्युम्न और एआर एकेडमी और विनर्स विंग के इस संयुक्त प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली 2 क्लासों में हमने आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स पूरे पढ़ के कंप्लीट किए हैं। उनके जो प्रैक्टिस वर्कबुक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए जल्द से जल्द अपलोड करवा दी जाएगी। आप उससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम प्रपोजिशंस चालू करने वाले हैं, तो चलिए बगैर समय गंवाए प्रपोजिशन चालू करते हैं। सबसे पहले प्रपोजिशन होते क्या हैं? कोई भी एक वर्ड है, उसके साथ प्रपोजिशन पहले बीच में आएगा और वो लगता है किससे पहले? नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है। तो प्रपोजिशन वो वर्ड हुए जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगेंगे, ठीक है, और वो उस सेंटेंस के दूसरे शब्दों से नाउन और प्रोनाउन के संबंध को दर्शाने का काम करते हैं। तो ऐसे कोई भी शब्द जो नाउन और प्रोनाउन का संबंध उसी सेंटेंस के किसी दूसरे शब्दों से दर्शाते हैं, तो ऐसे शब्दों को अपन प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आई लिव इन, आई लिव, ये इन यहाँ से डिलीट हो जाएगा, गलती से टाइप हो गया है। आई लिव एट रिद्धि सिद्धि चौराहा इन जयपुर। तो इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि लिव एक वर्ड है, रिद्धि सिद्धि जो है वो नाउन है। तो रिद्धि सिद्धि चौराहा और जयपुर दोनों ही, तो रहने का संबंध इस नाउन से दर्शाया गया है। किससे? एट से। पहले सेंटेंस में इस वाली जगह पे एट से दर्शाया गया है, दूसरी वाली जगह पे इन से दर्शाया गया है। इसी सेंटेंस में अपन एक और चीज़ सीखेंगे, वो ये है कि इन और एट का यूज़ कहाँ होता है। मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया था कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हों, चाहे आरएएस मेंस की क्लास के लिए, जनरल इंग्लिश के लिए, तो चाहे हम प्रपोजिशन पढ़ रहे हैं, तो बीच में हो सकता है कि मैं आपको सेंटेंस में कुछ ऐसा दिखे जिसका संबंध आर्टिकल एंड डिटर्मिनर से हो, या जिसका संबंध मॉडल से हो, या जिसका संबंध किसी और टॉपिक से हो, तो वो भी मैं आपको साथ में क्लियर करते जाऊंगा। तो इस सेंटेंस में हम इन और एट के प्रयोग की बात साथ में कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव एट रिद्धि सिद्धि चौराहा। हम ये देखेंगे कि रिद्धि सिद्धि चौराहा से पहले एट का यूज हमने क्यों किया है और जयपुर से पहले हमने इनका यूज क्यों किया है। तो एक नियम बनता है जिसमें यह बताया गया है कि एट का यूज हम छोटी जगह के लिए करते हैं, कंपैरेटिवली छोटी जगह के लिए। एक ही सेंटेंस में मान लीजिए कि 2 जगह बता दी जाएं, जैसे कि रिद्धि सिद्धि चौराहा है, वो कहाँ है? जयपुर में है, मैं वहाँ पे रहता हूँ। तो रिद्धि सिद्धि चौराहा जो है वो जयपुर के कंपैरेटिवली एक छोटी जगह है, जयपुर के अंदर आता है। तो ऐसी जगह के लिए अपन एट का यूज़ करेंगे। इसी के कंपैरिजन में जयपुर बड़ा है, तो जयपुर के लिए हमने यहाँ पे देखा कि हम इनका यूज़ कर रहे हैं। तो एट का यूज़ हम करेंगे छोटी जगह के लिए, और इनका यूज़ हम करेंगे बड़ी जगह के लिए। तो ये एक नई चीज़ हमने सीखी। तो वापस से रिपीट करते हैं। प्रपोजिशंस क्या हैं? ऐसे शब्द हैं जो नाउन और प्रोनाउन का संबंध किसी सेंटेंस के किसी दूसरे शब्दों के साथ दर्शाते हैं। ऐसे शब्दों को अपन प्रपोजिशन बोलते हैं। एट का प्रयोग हम छोटी जगह के लिए करते हैं, इनका प्रयोग हम बड़ी जगह के लिए करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रपोजिशन के टाइप्स क्या क्या हैं। प्रपोजिशंस 2 प्रकार के हैं। पहले को हम बोलेंगे सिंपल प्रपोजिशन, और दूसरे जो प्रपोजिशन है जिनको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन। सिंपल प्रपोजिशन, इनका नाम सिंपली सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि ये एक ही शब्द से बने हुए होते हैं, इनमें एक ही शब्द का उपयोग किया जाता है। उसी के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन को कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मेनली 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल में अपन अभी देख लेते हैं। सिंपल प्रपोजिशन एक एक शब्द के बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, पहला है एट, जो किसी वस्तु या एक जगह के लिए स्पेसिफिक कोई जगह कर दी जाए उसके लिए दर्शाया जाता है। ऐसे ही आगे इन सब के उपयोग हम देखते रहेंगे। फिलहाल अपन सिर्फ एग्जाम्पल देख रहे हैं, सिंपल प्रपोजिशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। पहला है एट, दूसरा इन, ऑन, फॉर, ऑफ,
अबव, बिलो, एटसेट्रा। और भी कई सारे प्रपोजिशन हैं जो सिंपल प्रपोजिशन हो सकते हैं। आगे क्लास में हम उनके बारे में भी जानेंगे। कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन जो एक से अधिक शब्दों से बने हुए होते हैं, जैसे अलोंग विथ, आउट ऑफ, अप टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ। तो इस तरीके से ऐसे वाले जो प्रपोजिशन होते हैं इनको हम कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इन पीपीटीज़ में दिखाऊंगा, उनको समझाऊंगा, लेकिन ये कतई आवश्यक नहीं है कि आप इन चीज़ों को याद करें। ये सिर्फ इसके लिए है जिससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। आप भविष्य में ये शब्द सुने तो आपको ये ध्यान में रहे कि ऐसा हमने सुन रखा है और थोड़ा बहुत हमको उस बारे में आइडिया भी है कि ये चीज़ें होती क्या है। तो आपको ये याद नहीं करने, हमको जनरल इंग्लिश का जो पेपर आएगा वो उसके यूजेस के ऊपर आता है कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये जितने भी चीज़ें हमें सिखाई जा रही हैं, उनका हम सेंटेंसेज में उपयोग कैसे करते हैं, भाषा में हम इनका उपयोग कैसे करते हैं, वही उसका मोटिव है। लेकिन फिर भी बेसिक नॉलेज के लिए हम ये सारी चीज़ें सीखते चलेंगे। अभी हम यूजेस देखेंगे अलग अलग प्रपोजिशंस के, और प्रपोजिशन के यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं, किस लिए प्रपोजिशन का यूज़ किया जाता है, ये हम देखेंगे। और कहाँ पे सेंटेंस में किस जगह पे ये रखे जाते हैं वो आप सारी चीज़ें हम देखेंगे। प्रपोजिशंस क्या कर सकते हैं, कैन कम आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन द वर्ड दे गवर्न समटाइम्स। प्रपोजिशन के सबसे पहले हमने डेफिनेशन जो पढ़ी थी पिछले पीपीटी में, उसमें हमने देखा पिछली स्लाइड में कि प्रपोजिशन का हमने पहले ही देखा कि ये कहाँ आएंगे, कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन के पहले आएंगे जो संबंध दिखाएंगे इनका दूसरे सेंटेंस के दूसरे शब्दों से। लेकिन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैन, ऐसा हो भी सकता है कि प्रपोजिशन का यूज़ अपन नाउन और प्रोनाउन के बाद में भी करें, लेकिन ऐसा किन कंडीशंस में होगा इस बारे में हम जान लेते हैं। पहला है WH वर्ड्स में। WH वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। इनको WH वर्ड इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इनकी शुरुआत WH से होती है। जैसे कि पहला है व्हाट, विच, इस तरीके से ये जो वर्ड हैं ये WH वर्ड कहे जाते हैं। और भी हम देख लेते हैं वेयर, ये भी WH वर्ड में शामिल किया जाता है। एक है हाउ, जो WH से शुरू तो नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको हम WH वर्ड में ही शामिल करते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछने का काम करता है। इंटरोगेटिव ये वर्ड कहलाता है। इसके आगे WH वर्ड में कैसे नाउन और प्रोनाउन का यूज जो है वो प्रपोजिशन से पहले हो जाता है। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लेते हैं। हु आर यू टॉट इंग्लिश बाय, तुम्हें इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाई जाती है, तो हु आर यू टॉट इंग्लिश, और ये बाई का यूज़ हमने किया है लास्ट में। इंग्लिश यहाँ पे नाउन है, नाउन के बाद हमने यूज़ किया है। तो हमने देख लिया कि WH वर्ड में कई बार ऐसा होता है कि हम प्रपोजिशन का यूज़ नाउन और प्रोनाउंस के बाद करते हैं, पहले करने की बजाय। दूसरा सेंटेंस है वेयर आर यू अप टू। इसका सेंटेंस का मीनिंग है वेयर आर यू अप टू, मतलब आप कहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, तो यू के बाद हमने इसमें यूज़ किया है, प्रोनाउन के बाद हमने यूज़ किया है। इसके बाद अगला सेंटेंस है व्हाट डिड यू ब्रेक द लॉक विद। तुमने जो लॉक तोड़ा है वो किस चीज़ से तोड़ा है, किस चीज़ की सहायता से तोड़ा है। तो लॉक यहाँ पे अपना नाउन हो गया और विद का यूज़ अपन कर रहे हैं नाउन और प्रोनाउन के बाद में। तो ऐसी कई सारी जगह होती हैं जहाँ पर कई सारे सेंटेंसेज हैं, कई सारी जगह हैं जहाँ पे हम नाउन और प्रोनाउन का यूज़ प्रपोजिशन से पहले कर लेते हैं, जबकि हमने डेफिनेशन में ये देखा था कि प्रपोजिशन का यूज़ किया जाता है वो नाउन और प्रोनाउन से पहले किया जाता है। तो पहला एक्सेप्शन तो ये हो गया। ऐसी वाली कंडीशन में हम नाउन और प्रोनाउन का यूज़ प्रपोजिशन से पहले ही कर लेंगे, प्रपोजिशन का यूज़ नाउन और प्रोनाउन के बाद में किया जा सकता है। दूसरा है रिलेटिव क्लॉजेस को डिफाइन करने के लिए। रिलेटिव क्लॉजेस को डिफाइन करने का मीनिंग क्या है वो हम सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। दिस इज द रेस्टोरेंट विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे विच आएगा, वो गलती से इसमें लिखा नहीं गया है। दिस इज द रेस्टोरेंट, विच भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहें तो कोई इशू उसमें है नहीं। दिस इज द रेस्टोरेंट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यह वह रेस्टोरेंट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट ये एक क्लॉज हो गया। इस क्लॉज में हम वापस से अबाउट का यूज़ हमने यहाँ पे किया है, और ये वापस से प्रपोजिशन का यूज़ हमने देखा है कि हम नाउन या प्रोनाउन के बात कर रहे हैं। दूसरा एक और एग्जांपल ले सकते हैं। दिस इज द मैन आई हैंडेड ओवर द कीज टू।
यहाँ पे भी इस तरीके से हमने इसका यूज़ किया है। दिस इज़ द कॉम्पिटिटर आई हैड ए मैच विथ, यह वह कॉम्पिटिटर है, मेरा प्रतिद्वंदी है जिसके साथ मेरा एक मैच रहा था। तो विद का यूज़ हमने यहाँ पे किया। ये सारे ही हैं, ये प्रपोजिशंस हैं जिनका यूज़ हम देख रहे हैं कि नाउन और प्रोनाउन के बाद किया जा रहा है। तीसरी कंडीशन है, इन्फिनेटिव्स में भी हम प्रोनाउन का प्रपोजिशन का जो यूज़ है वो नाउन और प्रोनाउन के बाद में कर लेते हैं। इन्फिनेटिव्स का मतलब क्या होता है? इन्फिनेटिव्स का मतलब है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना इन्फिनेटिव्स कहलाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक एक इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं एक एक करके। कुड यू गिव मी अ पेन टू राइट विथ, क्या तुम मुझे एक पेन दे सकते हो लिखने के लिए? यहाँ पे भी आप देखेंगे विद का जो यूज़ है वो पेन के बाद में हुआ है, नाउन के बाद में हमने इसको यूज़ किया है। सेकंड है, यू कैन यूज़ दिस कीज़ टू ओपन द क्लोजेट विद, तुम इन कीज़ का उपयोग कर सकते हो क्लोजेट को खोलने के लिए। तो विद का यूज़ हमने वापस से किया है। प्रपोजिशन का यूज़ हमने नाउन और प्रोनाउन के बाद में किया है। आई कैन ओनली ऑफर यू ए चेयर टू सिट ऑन, मैं तुम्हें सिर्फ एक चेयर दे सकता हूँ बैठने के लिए। टू सिट ऑन, तो ऑन का यूज़ हमने चेयर के बाद किया है। तो ये कुछ केसेस थे। पहला केस WH वर्ड में, सेकंड केस रिलेटिव क्लॉजेज में, और थर्ड जो केस है उसमें हम इन्फिनेटिव्स में प्रपोजिशन का यूज़ नाउन और प्रोनाउन के बाद में करते हैं। इसके अलावा और भी कंडीशंस हैं जिनमें हम प्रपोजिशन का यूज़ नाउन और प्रोनाउन के बारे में करते हैं, उनको एक एक करके जान लेते हैं। फोर्थ हमारा एग्जाम्पल है एक्सक्लेमेशंस में। एक्सक्लेमेशंस में हम भी इस तरीके से यूज़ करेंगे प्रपोजिशन का नाउन और प्रोनाउन के बाद, जैसे दैट्स द बुक शी इज़ फेमस फॉर, यह वह किताब है जिसके लिए वो बहुत फेमस है। तो फोर का यूज़ हमने वापस से किया बुक के बाद। देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, तो ये नथिंग से पहले हमने कर लिया, तो ऑफ का जो यूज़ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यहाँ पे आया है। व्हाट ए मैस टू क्लीन अप, यहाँ पे भी इस तरीके से हमने यूज़ किया है एक्सक्लेमेशंस में प्रपोजिशन का नाउन और प्रोनाउन के बाद में। फिफ्थ जो हमारा एग्जाम्पल है, हमने देखा कि पैसिव वॉइस जो होता है उसमें हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन का नाउन और प्रोनाउन से के बाद में। द लेटर वॉज रिटन बाई जॉन, द आंसर इज नॉन टू हर, द बुक वॉज लुक्ड फॉर। ठीक है, तो द लेटर, द आंसर, द बुक, ये हमारे नाउन्स हो गए जिनके बाद में हम टू, वाई और फोर का यूज़ कर रहे हैं। एट द बिगनिंग ऑफ ए क्लॉज ऑल्सो, कोई क्लॉज जो होता है जिसकी शुरुआत होती है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं प्रपोजिशन का। जैसे हमने अभी तक ये देखा था कि बाद में यूज़ कहाँ करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि प्रपोजिशन का जो यूज़ है वो नाउन और प्रोनाउन के पहले किया जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें नाउन और प्रोनाउन के बाद में यूज़ किया जाता है प्रपोजिशन का। अभी हम देखेंगे कि एक क्लॉज दिया अगर होता है उसमें हम पहले यूज़ कर सकते हैं प्रपोजिशन का। जैसे टू मैनी शी वॉज ए हीरोइन, कई सारे लोगों की निगाह में वो क्या थी, एक हीरोइन थी। तो इसमें टू का यूज़ हमने पहले कर लिया है। उसके बाद आता है आफ्टर द रेन स्टॉप्ड वी वेंट फॉर ए वॉक, जैसे ही बरसात खत्म हुई हम वॉक पर निकल गए। तो आफ्टर का यूज़ हमने यहाँ पे कर लिया। इसके बाद आता है एट द मोमेंट आई डोंट हैव एनी कैश, इस समय पे, एट द मोमेंट आई डोंट हैव एनी कैश, इस समय मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो एट का यूज़ हमने यहाँ पे पहले किया है। इसके बाद आता है बिफोर वी लीव लेट्स मेक श्योर वी हैव एवरीथिंग, इससे पहले कि हम निकलें, बिफोर वी लीव लेट्स मेक श्योर वी हैव एवरीथिंग, पहले मेक श्योर कर लेते हैं कि हमने जो भी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं वो ले ली हैं या नहीं। तो टू, आफ्टर, एट, बिफोर। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट इट विल बी सनी टुमारो, वेदर फोरकास्ट के अनुसार कल धूप खिली रहने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू का यूज़ भी हमने इस तरीके से यहाँ पे पहले कर लिया है। तो हमने तीन केसेस देख लिए जहाँ पे प्रपोजिशन का जो यूज़ है वो नाउन और प्रोनाउन से पहले होगा। जनरल सेंस में इसी तरीके से आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रपोजिशन का यूज़ नाउन और प्रोनाउन से पहले किया जाएगा। सेकंड जो केस है जिसमें नाउन और प्रोनाउन का यूज़ प्रपोजिशन से पहले कर लिया जाएगा, उसकी कंडीशंस हमने देख ली थी, 5 कंडीशन देखी थी, जिसमें पहली कंडीशन हमने देखी WH वर्ड में हम ऐसा करते हैं, दूसरा हमने देखा रिलेटिव क्लॉजेज में ऐसा करते हैं, तीसरा हमने देखा इन्फिनेटिव्स में यूज़ करते हैं। इन्फिनेटिव्स का मतलब है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फोर्थ हमने देखा एक्सक्लेमेशंस में करते हैं, और फिफ्थ हमने देखा कि पैसिव वॉइस में भी इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। फिर हमने थर्ड कंडीशन देखी, उसमें हम देखते हैं कि क्लॉज
जब आता है तो उस वाली कंडीशन में बिगनिंग में भी, सेंटेंस की शुरुआत में भी उसका यूज कर लिया जा सकता है। इसके बाद हम देख लें प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, प्रपोजिशन से जुड़े हुए ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। पहली चीज हम इसमें देखेंगे कि कर्म कारक। कर्म कारक मतलब होता है एक्यूजेटिव केस। उसमें क्या होगा कि उसमें टू और फोर का उपयोग डेटिव फ्रेज के लिए किया जाता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि डेटिव फ्रेज क्या होता है। सबसे पहले सिर्फ इतना जान लेते हैं कि कर्म कारक में, जिसको इंग्लिश में एक्यूजेटिव केस हम बोलते हैं, उसमें टू और फोर का यूज डेटिव फ्रेज के लिए किया जाता है। टू और डेटिव फ्रेज का मीनिंग क्या है? प्रपोजिशन और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो डेटिव फ्रेज बनाने के लिए और ऑफ का उपयोग किया जाएगा, ऑफ का उपयोग किया जाएगा जेनेटिव फ्रेज बनाने के लिए। जेनेटिव फ्रेज के बारे में हम देखेंगे कि संबंध कारक की चीज होगी तो उसको हम जेनेटिव फ्रेज बोलते हैं, बनाने के लिए किया जाता है। तो तीन चीज हो गई। पहला तो है कर्म कारक, जिसको एक्यूजेटिव केस हमने बोला। फिर हमने देखा टू और फोर का उपयोग डेटिव फ्रेज बनाने के लिए किया जाता है। डेटिव फ्रेज का मतलब क्या हो गया? सीधा सीधा हम देखेंगे कि प्रपोजिशन प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैं आपको अभी बताने वाला हूं। टू और फोर का यूज डेटिव फ्रेज के लिए कर लिया गया और ऑफ का जो यूज है वो जेनेटिव फ्रेज के लिए कर लिया गया। आपको ये कोई भी चीज याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप सेंटेंसेज में इनका यूज करेंगे तो आपको खुद से ही ये चीजें समझ में आने लगेंगी। इन वर्ड्स को याद करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब हम आ गए थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज पे। ऑब्जेक्ट जो हैं वो दो तरीके के हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से हो गए? जो लिविंग हैं उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हैं वो नॉन लिविंग है। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ गए हम लोग। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन लिविंग होता है। अब एग्जाम्पल से इस चीज को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे माई ब्रदर गेव मी दिस शर्ट टू मी। अब मी कौन है? मैं मेरे लिए बात कर रहा हूँ, मैं लिविंग हूँ। तो इसमें डेटिव फ्रेज का हमने यूज किया है। डेटिव फ्रेज के लिए दो चीजों का यूज किया जाता है, या तो टू का या फोर का। तो हमने देखा कि यहाँ पे टू का यूज किया जाएगा। तो टू का यूज करने से आपको समझ में आ गया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आने वाला है और तो मी लगेगा। तो ये पहला केस है जहाँ पे टू का यूज किया गया है। आई बॉट ए गिफ्ट फॉर माई सिस्टर। मैं अपनी बहन के लिए क्या लाया? एक गिफ्ट लाया। ये भी डेटिव फ्रेज है और हमने पहले ही देख लिया था कि टू और फोर का जो यूज है वो डेटिव फ्रेज में किया जाता है। फिर आता है अपने पास दूसरा केस। दूसरे केस में हम देखेंगे वन ऑफ द लेग्स ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। ठीक है, तो ये जेनेटिव फ्रेज है। जेनेटिव फ्रेज के बारे में मैंने आपने को बताया कि ये संबंध कारक होता है। तो संबंध कारक ये कैसे हुआ, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जेनेटिव फ्रेज संबंध कारक है। संबंध कारक कैसे? वन ऑफ द लेग्स ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। ठीक है, अब हमने ऑफ का यूज किया है, लेग्स ऑफ द चेयर। तो लेग्स और चेयर के बीच में ये संबंध बता रहा है। ये जो पाए हैं वो किसके हैं? कुर्सी के हैं, चेयर के हैं। तो इस तरीके से इसको संबंध बताता है। उस वाले केस में अपन ऑफ का यूज करते हैं जहां पे डेटिव फ्रेज होंगे, जहां पे प्रपोजिशन के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाएगा। उस वाली कंडीशन में हम टू और फोर का यूज करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और आपको इसको बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ इसके लिए है कि आपकी जानकारी में चीज़ें रहें और जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके दिमाग में ये चीज़ें वहाँ पे रहें। ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स होती हैं प्रोनाउंस की। प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब है जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो मेजरली अपन ये देखते हैं, सिंपल एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो चीज़ जिस पे सब्जेक्ट के काम करने का फर्क पड़ता है, असर होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और प्रोनाउन के ही इसी सेंस में हम ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे प्रोनाउंस के। एक एक करके हम देख लेते हैं। आई जो है ये सब्जेक्ट है, इसको हमें ऑब्जेक्ट में तब्दील करना हो तो हम मी में चेंज करते हैं। वी को हम अस में चेंज करते हैं। यू को हम यू में ही चेंज करते हैं। और इसके यूज करने के हिसाब से हमको आराम से समझ में आ जाएगा कि यू ऑब्जेक्टिव केस है या सब्जेक्टिव केस है। फोर्थ है ही को हम हिम में चेंज करते हैं। फाइव है शी को हम हर में चेंज करते हैं। इट को भी हम इट में ही चेंज करके रखते हैं, लेकिन जैसे यू में हमने किया था वैसे ही इसमें होगा। इसके यूज के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा केस तो सब्जेक्टिव है और कौन सा वाला केस ऑब्जेक्टिव है। दे को हम देम में चेंज कर देते हैं।
जैसे आई एम गोइंग टू द स्टोर विद हर, अब हर को, ही को हमने, शी को हमने हर में चेंज कर दिया, तो आई तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हो गया, हर शी का ऑब्जेक्टिव केस है, उसको हम यहाँ पे चेंज करते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्यों है कि आई जो काम कर रहा है उसका असर किस पर पड़ रहा है, हर पे पड़ रहा है। द गिफ्ट इज़ फॉर अस, ये जो गिफ्ट है वो किसके लिए है, हमारे लिए है, तो गिफ्ट का असर हो रहा है अस पर, तो वहाँ पे अपन देखते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव केस है। इसके बाद आता है ही इज़ टॉकिंग अबाउट देम, वह उन लोगों के बारे में बात कर रहा है। तो आपको इन तीनों ही सेंटेंसेस से समझ में आ गया कि ये इनके ऑब्जेक्टिव केस हैं। इसके बाद प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स के प्रकार कौन कौन से हैं, उसके काइंड्स कौन कौन से हैं, वो हम एक एक करके देख लेंगे। नाउन प्रपोजिशनल ऑब्जेक्टिव हो गया पहला। नाउन में प्लीज पुट द पेपर्स ऑन द पोडियम, पोडियम ये मेरे सामने रखा हुआ है, इसको पोडियम बोलते हैं, तो पोडियम एक नाउन हो गया। ये नाउन प्रपोजिशनल जो है, नाउन प्रपोजिशनल ऑब्जेक्टिव हो गया पोडियम। प्लीज पुट द पेपर्स ऑन द पोडियम, तो इस वाली कंडीशन में नाउन प्रपोजिशनल के बारे में हमने बात कर ली। दूसरा प्रोनाउन के लिए हो सकता है, जैसे यू शुड कम आफ्टर मी, यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। मी जो यूज़ किया है किसी नाम के बदले में किया है, तो प्रोनाउन वाला केस ये हो गया। फिर होता है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस से ये समझ में आएगा द क्लास इज अबाउट टू बिगिन, तो ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है जीरंड। जीरंड क्या है, जीरंड वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगने से बनता है और इसको एज ए नाउन यूज किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे बात हो रही है ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ रनिंग, तो रनिंग का मतलब यहाँ दौड़ने से नहीं है, वर्ब से नहीं है। रनिंग का मतलब यहाँ से रनिंग का जो स्पोर्ट होता है जिसका नाम है, जैसे रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, इस तरीके से ये किसी स्पोर्ट का नाम है, किसी खेल का नाम है, तो यहाँ पे नाउन की तरह यूज किया जाता है। जीरंड का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, ऐसी वाली चीज को हम जीरंड बोलते हैं। इसके बाद है फ्रेज में हम यूज कर सकते हैं, जैसे द रोबर्स, वाई इसमें गलत लिखा हुआ है, द रोबर्स केम इनसाइड द बैंक फोर्सफुली, जो लुटेरे थे वो बैंक में फोर्सफुली अंदर घुस गए, तो ये फ्रेज में यूज किया जा सकता है। क्लॉज, नेवर जज पीपल बाय हाउ दे वर्क, तो इस तरीके से क्लॉज में भी यूज किया जा सकता है। सेवेंथ जो केस है वो अपना है एडजेक्टिव्स फंक्शनिंग एज नाउन, ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन की तरह फंक्शन करते हैं। जैसे पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब हो जाएगा, तो गरीब का मतलब हम गरीब लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उनकी एक क्लास के बारे में जब हम बात करते हैं उनको कलेक्टिव बना के, तो ऐसे वाले केस में ये नाउन में तब्दील हो जाता है, और इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि एडजेक्टिव फंक्शनिंग एज नाउन्स, ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन की तरह यूज हो रहे हों, ऐसे वाले केस। तो हमने देखा कि प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके प्रकार कौन कौन से हैं। पहला हमने देखा कि ये नाउन है, नाउन प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जीरंड, फ्रेज, क्लॉज और एडजेक्टिव। इसके आगे बढ़ते हैं। रिलेशंस इंडिकेटेड बाय प्रपोजिशन, प्रपोजिशन कौन कौन से रिलेशनशिप दर्शाता है। सबसे पहली चीज़ तो यही कि प्रपोजिशन जो होते हैं वो रिलेशन कौन सा दर्शाते हैं। हमने देखा कि कोई अदर वर्ड दिया हुआ है एक सेंटेंस में, और लास्ट में जो है वो कोई नाउन या प्रोनाउन दिया हो, इस अदर वर्ड में और नाउन के बीच में जो संबंध दर्शाएगा, ऐसे जो वर्ड्स हैं उनको हम प्रपोजिशन बोलते हैं। तो प्रपोजिशन ऐसे कौन कौन से संबंधों को दर्शाता है, उनके प्रकार कौन कौन से हैं, ये हम अब देखेंगे। पहला है समय को दर्शाने का काम करेगा। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं जगा, मेरे जगने का संबंध दिखा रहा है ये इस चीज से, ये नाउन दे रखा है, और कौन सा शब्द इस संबंध को दर्शा रहा है, वो हो गया इन। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। अभी कल हमने आर्टिकल जब पढ़े थे, कल और परसों जब हमने आर्टिकल की क्लास ली थी, जब हमने देखा था कि कुछ फिक्स्ड चीज़ें हैं जिनको उसी तरीके से लिखा जाता है, तो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं इन द मॉर्निंग। जब भी आप इन द मॉर्निंग लिखेंगे तो इन द का यूज़ आपको उसमें करना होगा। जब आप इवनिंग के बारे में लिखेंगे तब भी आपको द का यूज़ करना ही होगा। तो ये फिक्स चीज़ें हैं, ये आपको याद कर लेनी चाहिए। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, इस तरीके से आपको द का यूज़, द आर्टिकल का यूज़ ऐसी जगहों पे हमेशा करना रहेगा। पहला संबंध समय का संबंध दिखाता है,
प्रीपोजिशन। दूसरा क्या है, प्लेस और पोजीशन का। प्लेस मतलब कौन सी स्थान पर है, और पोजीशन का मतलब है कि किसी चीज के कंपैरिजन में उसकी स्थिति क्या है, किस जगह पर वो स्थित है। यू आर यू ऑल आर इन द क्लास राइट नाउ। आप इस समय सारे ही लोग कहाँ पे हैं, क्लास में हैं। तो आपका संबंध और क्लास का संबंध, आपके और क्लास के बीच में संबंध क्या है कि आप क्लास के अंदर हैं, तो आपकी पोजीशन को दर्शा रहा है, आपकी जगह को भी बता रहा है कि आप कौन सी जगह पर हैं इस समय। तीसरा संबंध ये जो दर्शाएगा वो दर्शाएगा डायरेक्शन का, दिशा सूचक कि कौन सी चीज किस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन की ओर इशारा किया जा रहा है। तो आई हैव आईज ऑन यू, मेरी निगाहें तुम पर हैं। यू आर अंडर सर्वेलेंस, ऐसा। तो आई हैव आईज ऑन यू, तो मेरी आंखें जो कहाँ हैं वो तुम्हारी ओर हैं। ऑन, ऑन का यूज करने से ऑन इन दोनों के बीच का संबंध दिखा रहा है। एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब है साथ होने का या साथ में रहने का सूचक है। जैसे मिस्टर रमेश वर्क्स विद मी एट द ऑफिस, मिस्टर रमेश का मुझसे जो संबंध है वो ऑफिस में काम करने का है, तो यहाँ पे विद का हमने यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे प्रोनाउन हो गया मी, मी का संबंध वो दिखा रहा है रमेश से। इंस्ट्रूमेंटलिटी, इंस्ट्रूमेंटलिटी मतलब कारणत सूचक, कारण क्या रहा है किसी चीज का, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया गया है, ऐसे तरीके की चीज। द टेररिस्ट वॉज शॉट विद अ गन, टेररिस्ट को मार गिराया, ठीक है, उस पर बंदूक गोली चलाई गई, किससे, बंदूक से चलाई गई। तो विद का हम यूज कर रहे हैं। विद ने संबंध किसके, किन दो चीजों के बीच में दर्शाया, टेररिस्ट और गन के बीच में संबंध इसने दर्शाने का काम किया है। तो रिलेशंस इंडिकेटेड बाय प्रोपोजिशन, पहला है समय, समय को दर्शाने का काम करता है। प्लेस और पोजीशन को दर्शाने का काम करता है। डायरेक्शन मतलब दिशा को दर्शाने का काम करता है। एसोसिएशन मतलब साहचर्य और साथ में कोई चीज हुई है उसको दिखाने का काम करता है। इंस्ट्रूमेंटलिटी किस चीज का उपयोग किसी कार्य को करने के लिए किया गया है, इसको दर्शाने के लिए। आगे और भी इसके एग्जाम्पल हैं कि और किस तरीके से रिलेशन दर्शाता है प्रीपोजिशन किन किन चीजों में। तो पहला है एजेंसी, एजेंसी मतलब अभिकरण या कार्यकर्ता सूचक, ठीक है, कि किसने कोई काम किया है। ए लेटर वॉज रिटन टू हिम बाय मी, एक लेटर लिखा गया टू हिम, उसको, बाय मी। तो यहाँ पे बाय जो है वो रिलेशनशिप दिखा रहा है लेटर लिखने के और मेरे बीच में, ठीक है। कॉज मतलब कारण सूचक, किसी चीज का कारण क्या रहा है उसको दर्शाने की कोशिश करता है। जैसे मैनी पीपल डाइड विद हंगर इन कोरोना पीरियड, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो भूख से मर गए, किसमें, कोरोना पीरियड में भूख से मर गए। तो लोगों के मरने का और भूख का संबंध विद दर्शा रहा है, ठीक है। इसमें एक चीज़ है यहाँ पे, जैसे अभी मैंने आपको वो दिखाया था कि फिक्स्ड दा का यूज़ हम करते हैं इन द मॉर्निंग में, इन द इवनिंग में, इन द नाइट में। ऐसे ही जब भूख से मरने वाली चीज़ आती है उस वाली कंडीशन में हम विद का ही यूज़ करते हैं। ही इज़ डाइड विद हंगर, कभी भी आप डाइड ऑफ हंगर नहीं लिख सकते, डाइड फ्रॉम हंगर नहीं लिख सकते, आपको विद का यूज़ इसमें करना रहेगा, तो ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है मीन्स, साधन सूचक, किस साधन का उपयोग किया है इस तरीके से। ही पास द एग्जाम, एग्जाम को पास करने का संबंध किससे दिखा रहा है, चीटिंग से और ब्राइबिंग से। चीटिंग मतलब चीटिंग करके और ब्राइबिंग मतलब घूसखोरी करके। तो बाई ने जो संबंध दर्शाया है, बाई प्रपोजिशन है, इसने संबंध दर्शाया है एग्जाम के पास होने में और चीटिंग और ब्राइबिंग के बीच। इसके बाद आता है मैनर, कि किसी काम को करने का क्या तरीका रहा है या क्या ढंग रहा है, इसको दर्शाने के लिए प्रपोजिशन यूज किए जाते हैं। जैसे हैंडल द ग्लास जार, ये ग्लास का जो जार है उसको ग्रेट अटेंशन, बहुत सावधानी पूर्वक आपको पकड़ना है, तो ये विद का यूज हमने किया। विद प्रपोजिशन है जो संबंध बता रहा है ग्लास जार को हैंडल करने और अटेंशन के बीच में। इसके बाद आता है एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण, आपका किसी चीज के प्रति क्या दृष्टिकोण है उसको दिखाने के लिए। ए मैन विदाउट रिलीजन इज नो वेयर टू फाइंड, ठीक है। ए मैन विदाउट रिलीजन ये दृष्टिकोण हो गया, इज नो वेयर टू फाइंड, कि वो कहाँ पर, कहीं पर भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिल पाएगा जिसका कोई रिलीजन ना हो। तो इस तरीके से हमने पहले देखे, टाइम को दिखाता है, समय को दिखाता है, समय का रिलेशनशिप। दूसरा है प्लेस और पोजीशन, मतलब स्थान और स्थिति के रिलेशनशिप। डायरेक्शन मतलब दिशा का बताता है। एसोसिएशन मतलब साहचर्य और साथ का सूचक है। इंस्ट्रूमेंटलिटी मतलब कारण का। इसके अलावा एजेंसी का
अभिकरण या कार्यकर्ता सूचक, कॉज मतलब कारण सूचक, मीन्स मतलब साधन सूचक, किस साधन का उपयोग किया गया है, मैनर मतलब तरीका या ढंग किसी काम को करने का, एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो इंडिकेट किए जाते हैं किससे, प्रपोजिशन के जरिए। अब हम कुछ प्रपोजिशन से शुरुआत करते हैं जिनमें हम देखेंगे कि किस प्रपोजिशन का किस तरीके से यूज किया जाता है और उसका मीनिंग क्या है। अबाउट का मीनिंग हम देखेंगे और हर मीनिंग के साथ हम एग्जाम्पल सेंटेंस के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इस मीनिंग के साथ इसको सेंटेंस में किस प्रकार से उपयोग लिया जाता है। अबाउट का पहला अर्थ निकल के आता है किसी स्थान के चारों तरफ, कोई भी चीज़ है उसके चारों तरफ की बात करेंगे किसी स्थान के बारे में। जैसे वी नीड ए फेंसिंग अबाउट द फील्ड, हमें फेंसिंग की ज़रूरत है, कांटे लगाने की ज़रूरत है किसके, फील्ड के चारों ओर। ये आपकी कोई फील्ड है, इसमें आपको चारों ओर कांटे लगाने हैं जानवरों से बचाने के लिए। तो ये वाली जो कंडीशन होगी जब चारों तरफ से किसी स्थान को घेर लिया जाता है तो उस समय पे हम अबाउट का यूज़ करते हैं। फिर दूसरा इसका जो अर्थ है वो निकल के आता है लगभग और आसपास के संदर्भ में। जैसे देयर आर अबाउट 500 स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग आंसर्स इन द इंस्टीट्यूशन, इस इंस्टीट्यूशन में लगभग 500 विद्यार्थी हैं जो टेस्ट पेपर लिखते हैं। तो अबाउट का यूज हमने यहाँ पे देखा, अबाउट मतलब लगभग के संदर्भ में अपन करते हैं किसी संख्या को दर्शाने के लिए। तीसरा हमारे पास जो मीनिंग निकल के आता है वो है किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में, किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में करते हैं। जैसे आई एम वरीड अबाउट माई ब्रदर, मैं वरीड हूँ, चिंतित हूँ मेरे भाई को लेकर। क्यों? बिकॉज ही हैज़ गॉट एन एक्सीडेंट रिसेंटली, क्योंकि अभी अभी हाल ही में उसका एक एक्सीडेंट हो गया। डी जो है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव से पहले किसी कार्य के शुरू होने के अर्थ में करते हैं। जैसे द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, जैसे द क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट, किसी चीज़ को शुरुआत होने ही वाली हो, कोई काम होने ही वाला हो, ऐसे कंडीशन में अपन अबाउट का यूज़ करते हैं। जैसे द क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट, द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है। द रेन इज अबाउट द स्टार्ट, द क्लाउड्स आर एवरीवेयर इन द स्काई, ऐसा करके अपन इनका यूज़ करते हैं। तो अबाउट के हमने यूज़ देखे किसी स्थान के चारों तरफ के संदर्भ में करते हैं जब किसी चीज़ को घेरना हो, लगभग या आसपास के संदर्भ में करते हैं जब संख्या के बारे में बात करेंगे, हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में करेंगे जब उसके बारे में हम सोचते हैं, और इन्फिनेटिव से पहले किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि टू से पहले किया गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये इन्फिनेटिव बन गया और इससे पहले हमने अबाउट का यूज़ किया है। किस केस में? कोई कार्य शुरू होने वाला होता है तब। इसके बाद आता है दूसरा है अबव। अबव का मतलब क्या होता है? स्पर्श किए बिना ऊपर। जैसे हमारे जस्ट ऊपर कोई चीज़ है, ठीक है, लेकिन क्या है कि वो टच नहीं कर रही है, ऐसे वाले केस में हम अबव का यूज़ करते हैं। वो टच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये टेबल है, इस पे बॉल रखी है, तो इस वाले केस में हम अबव का यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम बोलेंगे द बॉल इज ऑन द टेबल, ऑन क्योंकि वहाँ पे टच कर रही है। जब टच नहीं कर रही हो उस वाले केस में अपन अबव का यूज़ करेंगे, ऊपर से सतह पर टच नहीं करना चाहिए। जैसे स्पर्श किए बिना ऊपर हो, एग्जाम्पल के लिए द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबव अस एवरीवेयर व्हेन वी वेंट टू केवलादेव नेशनल पार्क। जब हम केवलादेव नेशनल पार्क गए तो हमने देखा कि पक्षी हमारे जस्ट ऊपर उड़ रहे थे हर जगह पे, क्योंकि केवलादेव में बहुत सारे पक्षी हमें देखने को मिलते हैं। तो अबव अस एवरीवेयर क्यों लिखा है? क्योंकि जो पक्षी उड़ रहे हैं और हमारे बीच की जो दूरी है उसमें बीच में हवा है, मतलब कि वो हमें टच नहीं कर रहे हैं। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरा किस सेंस में उसको यूज़ करते हैं? मूल्य को बताने के लिए, किसी चीज़ के, किसी चीज़ की संख्या को बताने के लिए, किसी चीज़ के वजन को बताने के लिए। इस केस में जब किसी चीज़ का मूल्य अधिक हो, किसी एक मूल्य से ज़्यादा संख्या में या वजन में कोई चीज़ ज़्यादा हो और उसमें हम उसके साथ ही यूज़ करेंगे, जैसे कि अबव 10 किलोग्राम, अबव 50 ईयर्स ऑफ एज, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए द प्राइस ऑफ दिस डायमंड इज अबव $1 मिलियन, मतलब इस डायमंड की जो प्राइस है वो $1 मिलियन US से अबव है, मतलब ज़्यादा है, तो ये मूल्य में ज़्यादा आ गया, ठीक है। द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आर अबव 30। तो इस जो क्लास है उसमें स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो 30 से ज़्यादा है, ये हमने संख्या के तरीके से देख लिया। फिर कोई मोटा ताजा आदमी आपके सामने आता है और आप बोलते हैं ही इज़ अबव 110
किलोग्राम, तो वजन में हम उसको 110 किलोग्राम से ज़्यादा बता रहे हैं, तो वो अबव का हमने यूज़ किया। ठीक है, तीसरा जो अर्थ निकल कर आता है अबव का वो है परे, श्रेष्ठ या दूर के अर्थ में, मतलब कि हमारी सोच से आगे की का कोई काम हो जाता है, उस वाले केस में अपन अबव का यूज़ करते हैं। जैसे हिज ऑनेस्टी इज बियॉन्ड सस्पेशन, तो बियॉन्ड की जगह पे हम यहाँ पर अबव का यूज़ कर सकते हैं। बियॉन्ड मतलब कि उस पर शक नहीं किया जा सकता, उसकी ईमानदारी इतनी शक्तिशाली है कि उस पर आप शक नहीं कर सकते हैं। डी है, इसमें हम देखेंगे कि क्या अर्थ निकल के आता है। इन्फिनेटिव से पहले किया जाता है किसी कार्य के शुरू होने से पहले, ये अबाउट का ही आ गया, इसको अपन छोड़ देते हैं। तो इसके 3 ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है अक्रॉस। अक्रॉस का मीनिंग क्या समझ में आता है? अक्रॉस का मीनिंग एक तरीके से हम एक डायग्राम बना के देख लेते हैं। अक्रॉस का मीनिंग है मैं रोड के इस साइड हूँ और मैं उस साइड की बात करूँगा। किसी चीज़ को क्रॉस करने पे जब बात आती है तो उस वाले सेंटेंस में हम अक्रॉस का यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ है, जैसे ये रोड है, इसके एक ओर से दूसरे ओर के बारे में हम जब बात करेंगे तो हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। इस केस में हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ए ब्रिज हैज़ टू बी बिल्ट अक्रॉस द रिवर। एक नदी बह रही है और उसके बीच में आपको ब्रिज बनाना है, तो इस वाले केस में हम अक्रॉस का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम एक ओर से दूसरी ओर के बारे में बात कर रहे हैं। एक ओर से दूसरी ओर हमें पार करके जाना है। यहाँ कोई व्यक्ति रहता है, उसको इस व्यक्ति से मिलने के लिए यहाँ पार करके जाना जाएगा, मतलब क्रॉस करके जाना पड़ेगा। उस वाले केस में हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। रोड के बारे में बताया, उसका सेंस भी यहीं पे निकल के आता है, दूसरी ओर या उस पार, इस पार से उस पार के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, माई अंकल्स हाउस इज अक्रॉस द रोड। ये मेरा घर है, ये रोड है, और ये मेरे अंकल का घर है। तो मेरा अंकल का घर जो है रोड के उस पार है, हमने देखा रोड के दूसरी ओर है। आई हियर ए नॉइज अक्रॉस द रूम। ये रूम है, ठीक है, ये उसकी दीवार है, हम अंदर हैं, बाहर से हमें आवाज़ आ रही है, तो हम इस तरीके से बोलेंगे, आई हियर ए नॉइज अक्रॉस द रूम। रूम के उस पार से हमें कोई आवाज़ आ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं आफ्टर। आफ्टर का मीनिंग क्या है और उसका कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाएगा। बाद में या अगला। आफ्टर मतलब कि आपके बाद में, या अगला मतलब नेक्स्ट किस चीज़ का नंबर है उसके बारे में बात करेंगे। पहला सेंटेंस देख लेते हैं, ही हैज़ टोल्ड मी टू कम हेयर आफ्टर 6 in the evening। तो वो बाद में आएगा, कहाँ? 6 बजे के बाद में वो आएगा। तो आफ्टर का मतलब हो गया बाद में, बाद में का मीनिंग आ गया आफ्टर 6 बजे के बाद में, समय के संदर्भ में हमने देख लिया। नेक्स्ट है, ये नाउन कम्स आफ्टर एन आर्टिकल इन अ सेंटेंस। एक नाउन कम्स आफ्टर एन आर्टिकल इन ए सेंटेंस, तो अगला है नाउन जो होगा वो आर्टिकल के बाद आएगा इन ए सेंटेंस में, आफ्टर एन आर्टिकल इन अ सेंटेंस। इसके बाद है एस कम्स आफ्टर पी इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एस जो है वो बाद में आता है किसके? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एस के बाद, सॉरी एस आता है पी के बाद। इसके बाद हम जाते हैं, इसका दूसरा अर्थ और क्या निकलता है? बाद में, पीछे या स्थान के संदर्भ में। अब हम स्थान के बारे में बात करेंगे। द प्लीज क्लोज द डोर आफ्टर यू। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो बाहर जाने से पहले आप क्या कर लें कि डोर बंद कर दें। तो आफ्टर यू, आपके बाद में। द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ। आगे चोर भाग रहा है और पीछे पुलिस भाग रही है, तो पुलिस चोर के पीछे भाग रही है इस वाले केस में। यू गो फर्स्ट, आई विल कम आफ्टर यू। पहले तुम चले जाओ, उसके बाद मैं आऊँगा, ठीक है। आई विल कम आफ्टर यू मतलब बाद में। ये हो गए आफ्टर के यूज, बाद में या अगले के क्रम में। इसके अलावा बाद में, पीछे या स्थान के संदर्भ में, इस तरीके से इसका यूज हम करते हैं। इसके बाद आता है अलोंग। अलोंग का यूज हम कहाँ करते हैं? अलोंग मतलब किनारे में, साथ साथ। हमने जैसे रोड पर हम ट्रेवल करते हैं तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि रोड के बगल में बहुत सारे पेड़ लगे रहते हैं। तो रोड के बगल में जो पेड़ लगे हैं, तो दीज ट्रीज आर अलोंग द रोड। अलोंग द रोड मतलब रोड के साथ साथ में ही लगे हुए हैं, किसी की दीवार से सटे हुए हैं। आप ऐसे समझ के चलिए कि रोड के एकदम किनारे किनारे पे लगे हुए हैं। तो किनारा शब्द एकदम ठीक रहेगा इसके लिए। किनारे के साथ साथ, जैसे ही रैन अलोंग द ट्रैक, एक रेलवे ट्रैक है, वो उसके साथ साथ में भाग रहा है। तो रेलवे ट्रैक जहाँ जहाँ तक वो भागता है, रेलवे ट्रैक उसके साथ रहता है, किनारे पे रहता है। द ट्रीज नीडेड टू बी प्लांटेड अक्रॉस द रोड। रोड के दोनों ही ओर किनारे पे ट्रीज लगाना
ज़रूरी है। देयर आर मैनी कोकोनट ट्रीज अलॉन्ग द शी शोर, समुद्र का जो किनारा है उस पर क्या है, बहुत सारे कोकोनट ट्रीज हैं। और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एवरीथिंग वॉज रनिंग बिहाइंड अलॉन्ग द ट्रैक व्हेन आई वॉज वॉचिंग फ्रॉम द इनसाइड द ट्रेन। जब मैं देख रहा था ट्रेन के अंदर से तो मैं देखता हूँ कि सारी चीज़ें पीछे भाग रही हैं, अलॉन्ग द ट्रैक के पीछे पीछे भाग रही हैं, उल्टी डायरेक्शन में भागती हुई हमें चीज़ें नज़र आती हैं। दे वर रनिंग ए मैराथन अलॉन्ग द रिवर, वो एक मैराथन दौड़ रहे थे, कहाँ, नदी के किनारे किनारे। ये हो गया अलॉन्ग का यूज़, आज हमने इतने ये यूज़ पढ़े। इसके बाद हम ये लास्ट यूज़ आज के लिए पढ़ेंगे अमोंग का, इसके बाद हम और भी यूजेस पढ़ेंगे। तो अमोंग के बारे में जान लेते हैं। अमंग में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच या स्थानों के बीच, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में या स्थानों के बीच में होने की अगर बात की जाए तो अमोंग का यूज़ करते हैं। हमने पहले भी ये देखा था कि हम बिटवीन और अमोंग के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो दो के लिए जब हम बात करते हैं तो बिटवीन की बात करते हैं, दो या दो से अधिक के लिए जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं अमोंग की। तो दो व्यक्तियों, दो से अधिक व्यक्तियों या स्थानों के बीच में जब हम बात करेंगे तो हम अमंग का यूज़ करते हैं। जैसे द टीचर वॉज सिटिंग अमंग द स्टूडेंट्स, जो टीचर है वो स्टूडेंट से घिरा हुआ बैठा है, स्टूडेंट्स के बीच में बैठा है। तो स्टूडेंट दो या दो से अधिक संख्या में है, दो से अधिक संख्या में है। दिस ब्यूटीफुल विलेज इन लद्दाख इज सिचुएटेड अमंग द हाई हिल्स, ये एक ब्यूटीफुल विलेज है जो लद्दाख में स्थित है। वो कहाँ सिचुएटेड है, अमंग द हाई हिल्स, वो हाई हिल्स के बीच में स्थित है। बहुतों में से एक होना, कई सारे लोग हैं उनमें से आप किसी को पहचान लेते हैं तो आप एक भीड़ में से पहचानते हैं, अमंग मतलब फिर वो दो से अधिक ही हो गया। ऐसे केस में भी हम अमंग का यूज़ करते हैं। जैसे आई कैन रिकॉग्नाइज यू अमंग द क्राउड, तुम कितनी ही भीड़ में हो मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ। इसके बाद आता है अमंग द क्राउड इन द स्टेडियम वॉज ए फेमस एक्टर, स्टेडियम में भीड़ हो रही थी और उनके ही बीच में एक फेमस एक्टर भी बैठा हुआ था। तो अमंग द क्राउड, क्राउड के बीच में। बंटवारे के लिए जब हम किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दो लोगों में जब भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम देखेंगे कि हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, लेकिन अमंग का यूज़ हम करेंगे दो से ज़्यादा व्यक्तियों में जब कोई चीज़ बांटी जाती है, उस वाली कंडीशन में अपन अमंग का यूज़ करते हैं। जैसे प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट द पेपर्स अमंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास, जो टेस्ट पेपर हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमंग द स्टूडेंट। तो अमंग लगने पे हमें समझ में आता है कि क्लास में जो स्टूडेंट हैं वो दो से अधिक हैं। सेटल इज अमंग योर सेल्फ इफ़ यू हैव एनी डिस्प्यूट, अगर तुम्हारे बीच में कोई डिस्प्यूट है तुम लोगों के बीच में तो तुम उसे अपने ही बीच में सॉल्व कर लो। तो इस अमंग के लगने से हमें कहाँ से कैसे समझ में आ जाता है कि ये जो डिस्प्यूट है वो दो लोगों के बीच का नहीं है, वो उससे ज़्यादा लोगों के बीच का है। ओके, तो हम आज एट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। समय के निश्चित बिंदु के लिए किया जाता है एट का यूज़। समय का निश्चित बिंदु मतलब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता देते हैं हम, उस वाली कंडीशन में एट का यूज़ करते हैं। जैसे आई विल कम एट 4 इन द इवनिंग टू कंडक्ट द क्लास, ये क्लास कंडक्ट करने के लिए मैं रोज़ शाम को 4 बजे आऊँगा। 4 बजे, एट का मतलब है कि एग्जैक्ट 4 बजे की बात हो रही है। आयु का बिंदु व्यक्त करने के लिए, किसी की एज बताने के लिए, एग्जैक्ट एज बताने के लिए जब हम यूज़ करेंगे तो भी हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे दिस सेंट लेफ्ट हिज होम एट 30, वो जब 30 वर्ष का था तब उसने अपना घर छोड़ दिया। और कुछ शब्द हैं जिनके साथ हम एट का यूज़ हमेशा ही करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एट होम, एट बस स्टैंड, एट स्टेशन, एट ऑफिस, एट बैंक, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट ए स्मॉल विलेज। मैंने एट और इन का यूज़ आपको बताया था। छोटी जगह के लिए जब हम यूज़ करेंगे तो एट का यूज़ करेंगे, बड़ी जगह के लिए हम यूज़ करेंगे तो इन का यूज़ करेंगे। ये सेम चीज़ यहीं पे आपको बता रहा है। दिशा बताने के लिए एट का यूज़ किया जाता है। जैसे ही एम्ड इज गन एट द रोवर, उसने अपनी गन का निशाना लगाया रोवर की तरफ। फेस्टिवल्स के लिए जैसे एवरीवन बाइज न्यू क्लॉथ्स एट दिवाली, तो दिवाली के दिन हम क्या करते हैं, दिवाली पे अपन नए नए कपड़े सारे लोग खरीदते हैं। तो आज हम एट तक ही पढ़ेंगे। 7वां हमने एट पढ़ा, इससे पहले हमने अमंग पढ़ा था, इससे पहले अलोंग, आफ्टर, अक्रॉस, अबव और अबाउट। इस तरीके से हमने ये 7 प्रपोजिशन पढ़ लिए हैं। आगे के प्रपोजिशन के मीनिंग्स और उनके यूजेस हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज प्रपोजिशन की हमारी पहली क्लास थी, सेकंड क्लास में हम आगे के इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।